हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज़ तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं गाइस आरसी, जिसके अंदर हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर से पढ़कर समझना। और फिर हम देखते हैं पैसेजेस। तो कल हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था, आज हम पैसेजेस देखेंगे। और मैंने आपको कहा था कि हम देखेंगे कि पैरा समरी कैसे की जाती है एंड टोन्स एज वेल, राइट। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पैसेज करा था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट होता है हमारा कॉम्प्रिहेंडेड प्रॉपर्ली दैट वी आर डूइंग, है ना। आपको मैंने बता दिया है गाइस। जितने भी आज हमारे नियोफाइट्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बता दूं गाइस कि जिनके भी जो क्लैट की, कैट की, आईपी मैट की इनकी तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर पैसेजेस या रीडिंग इज द मेजर सेक्शन गाइस, तो उनके लिए बता दूं कि यह बहुत ही फायदेमंद वीडियोस हैं। क्योंकि आपको सभी कहते हैं कि पढ़ो, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन पढ़कर मैं समझूं कैसे, समझना ही नहीं आता तो मैं पढ़कर करूं क्या, है ना। यह एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो बच्चों के सामने आती है। इसीलिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूं जहां मैं आपको बताता हूं कि कॉम्प्रिहेंड कैसे किया जाए। सब जगह लिखा है कॉम्प्रिहेंड प्रॉपर्ली, लेकिन कैसे करूं ये मैंने आपको बताया था गाइस कि जब भी आपको कोई दिक्कत आए, सबसे पहले आप उस सेंटेंस को तोड़ें, फिर उसी में से आप शब्दों से क्वेश्चन पूछते चले और उनको फिर आगे कनेक्ट करते चले। और जो भी जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, कृपया करके मेरे पहले वाले वीडियोस देखें आप, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि यह मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है। दूसरा जो स्टेप है, जो बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है, वह आती है कि सर हम पैसेज पढ़ लेते हैं, समझ लिया, और जब हम क्वेश्चन तक पहुंचते हैं तब तक हम कोई पैसेज भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप था रिटेन द पैसेज, दैट इज पैसेज को रिटेन करना, उसको अच्छे से याद रख पाना। उसके लिए क्या करना होता है गाइस, यू शुड ऑलवेज हैव पैरा समरी। यह आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में नहीं आता, बट यस यू मे हैव अ क्वेश्चन ऑफ पैसेज की समरी के ऊपर। बट मैं आपको बता दूं गाइस, समरी या जिसको आप कहते हो ब्रेविटी, या जिसको आप कहते हो जिस्ट, राइट। तो जिस्ट ऑफ पैरा, जिस्ट ब्रेविटी ऑफ पैरा और समरी ऑफ पैरा हम कैसे करते हैं, या क्या हमें ध्यान में रखना होता है। अब आपको कह देते हैं की पॉइंट्स। अब की पॉइंट्स होते क्या है ना। जब भी आपने देखा होगा गाइस, अगर आप किसी को मूवी की कहानी सुना रहे हो, मान लो अगर मैं आज आपको बाहुबली की कहानी सुनाता हूं, तो मैं आपको बाहुबली की कहानी में क्या सुनाऊंगा, अगर मैं समरी सुनाता हूं, है ना, तो मैं वह सारे मेन पॉइंट्स which gives a structure to the passage or brings turn in the passage, है ना, वह मैं सारे पॉइंट ध्यान रखूंगा जो कि एक मूवी को स्ट्रक्चर दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, आधार अगर बाहुबली की बात करें तो मैं बात करूंगा महेंद्र बाहुबली की पहले, है ना। फिर उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे वह जाता है दूसरे उसमें देवसेना से वो शादी करने के लिए। फिर वो बाहुबली जो है उसका जो भाई है उसके बारे में बताऊंगा, है ना। या जंगल में है, कम से कम मैं जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं मैं वह जरूर उसके अंदर बताऊंगा जब भी मैं समरी होगी। जब जैसे कि उसने देवसेना को अंदर क्यों बंद करा था, है ना, या फिर उसने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, है ना। फिर अमरिंद्र बाहुबली वापस जब आता है जो बनकर, है ना, फिर वो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए आता है। उसने देवसेना उसको बच्चे को जब है वह लेके चली गई थी, तो वो क्यों चली गई थी, है ना। यह सब तरीके से जितने भी मेन मेन पॉइंट होते हैं गाइस, इसका मतलब है कि जो आपके पैसेज को स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक कहानी बना रहे हैं, प्लस जो टर्निंग पॉइंट होता है हमेशा ना, जहां पे ऑथर ने कुछ अपना व्यू चेंज कर दिया है, वह जरूरी होता है आपके समरी के अंदर, और वह आपको दिमाग में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हम जो ये पैसेज देखा था हमने गाइस, ये एक पैसेज था स्ट्रेस के ऊपर, है ना। अगर हम बात करते हैं जब पैरा समरी की, तो मैंने आपको बताया होगा कि उस दिन हमने जब पैरा समरी करी, है ना, कि दैट यहां पर वो बता रहा है कि स्ट्रेस को हम कैसे देखते थे और कैसे वह होता है ना। उसके अंदर एक यू स्ट्रेस भी होता है कि जो हमें अलाउ करता है
चैलेंजेस को हम जहां पर हम अलर्ट हो जाते हैं, हमें वह प्रोडक्टिव करता है, उसी को हम ईयू स्ट्रेस कहते हैं। तो यह एक टर्निंग पॉइंट था, है ना। इसने पहले स्टार्टिंग में हमें बता दिया था कि हाउ डिड वी गो फ्रॉम सीइंग कि हम इसको आउटब्रेक ऑफ एंजाइटी या पैनिक से देखते हुए हम किस तरीके से देखते हैं इसको एज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर इन आवर लाइफ्स, कलरिंग एवरीथिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ऑल मैनर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि इसकी समरी करनी हो, तो समरी में आप क्या करेंगे कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस is like not only has a bad impact, it also helps us in being alert, focus and productive. yes, ये इसका जो है समरी है ना। ये इस बताते हैं, इन्होंने बहुत भी बताया कि क्या क्या होता है ना। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए। ये सब फालतू की बातें होती है जो हमें छोड़ना है, हमें क्रक्स लेना आना चाहिए। फिर अगर मैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करता हूं गाइस, अगर मैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करता हूं, सम ऑब्वियस, तो इसने क्या बताया है, इसने बताया है कि व्हाट आर द नॉर्मल स्ट्रेस, है ना। कि इसने बताया कि हमें कौन कौन से जो डेली लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस होते हैं, जैसे सम ऑब्वियस स्ट्रेसफुल सिचुएशन आर लूजिंग अ लव्ड वन, डिजीज, नेचुरल कैलामिटीज, वॉर, any conflict that possess consistently clear and present danger to life. However, the problem is that contemporary life has many triggers to the usual ones, some many mundane, the everyday stress, है ना। So they have talked about the everyday stress। तो अगर मैं इसका पैरा समरी लिख दूं, है ना, हमें क्या करना है गाइस, ये जो पैराग्राफ की यहाँ पे समरी की बजाय मैंने बात करें कि हम अगर यहाँ पे छोटे छोटे कीवर्ड्स के अंदर अगर मैं उसको समराइज कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल गाइज व्हेन आई यूज टू डू द प्रूफ रीडिंग ऑफ आवर मॉक्स, है ना। जब मैं भी उनका मॉक्स का प्रूफ रीड करता, मैं क्या करता था, इनके आगे एक वर्ड लिख लेता था, मुझे याद रहता था कि इस पैराग्राफ में क्या है ना। जैसे अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे इन्होंने बताया मुझे कि नॉर्मल एवरीडे स्ट्रेस, है ना। तो अब मुझे जैसे मैं ये देखूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि इस पैराग्राफ में क्या है। फिर यहां पर अगर हम बात करते हैं, तो उन्होंने बताया है कि researchers worldwide, including India, have begun to understand why chronic stress is so harmful. The endocrine system control the physical impact of stress, particularly the hypothalamus. How stress works, है ना, कि यह कैसे काम करता है। How stress works, ये काम कैसे करता है ना। ये what is the work of cortisol, यहाँ पे जिक्र करा है। फिर अगर मैं आगे देखता हूं, तो उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया है कि excess of cortisol, the impact of excess of cortisol, है ना। या अगर हम बात करते हैं कि जब मेरा cortisol ज्यादा हो जाता है, या what do we call स्ट्रेस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। जब स्ट्रेस ज्यादा हो गया, कॉर्टिसोल हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है ना। तो अगर मुझे ये पता पड़ जाए, तो पहले मुझे पता है कि उन्होंने बात बताया है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कैसे काम करता है ना हमारे ऊपर। व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्ट्रेस, जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखा था गाइस, राइट। ये जो पैराग्राफ था, इसके अंदर इन्होंने बताया था ना कि हम कैसे स्ट्रेस को देखते हैं, एक आउटब्रेक और एंजाइटी और इवन पैनिक की तरह। बट ये कैसा होता है, ये हमारे को स्ट्रेस जो है, ये हमें फोकस भी रखता है, ये हमें प्रोडक्टिव भी रखता है, इवन हमें अलर्ट भी रखता है, जिसको हम ईयू स्ट्रेस कहते हैं। फाइन। तो यह जो समरी जब आप करते हैं गाइस, इससे होता क्या है, अभी अगर आप लिख लिख के कर लोगे, तो आने वाले टाइम में एग्जाम तक आपको दिमाग में ये चीजें रखने की आदत हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते ही, है ना। इससे होता क्या है, जब आपको पता पड़ जाता है, व्हेन आई नो दैट व्हाट इज देयर इन द पैसेज, तो मैं जैसे ही अब मैं क्वेश्चन आंसर तक पहुंचूंगा गाइस, सो द टर्म यू स्ट्रेस, मुझे पता है कि यू स्ट्रेस का मतलब क्या है, अच्छा स्ट्रेस। तो डीमेरिट्स तो बात ही नहीं कर रहा, द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस की बात कर, अ हेल्दी आउटकम ऑफ स्ट्रेस, राइट। तो इसका आंसर था सी, जिसके अंदर उन्होंने बोला था हेल्दी आउटकम ऑफ स्ट्रेस। तो अगर मुझे याद रहेगा तभी मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर पाऊंगा। यह एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि कॉर्टिसोल का रोल क्या होता है। अधिकतर को लग रहा है कि इट एलिविएट, एग्रेवेट भी हो, एग्रेवेट तो हो गया बढ़ाना, एलिवेट हो गया कम करना, ऑगमेंट का मतलब भी हो जाता है बढ़ाना। तो ये लेसन नहीं करता है स्ट्रेस को। हेलो, कॉर्टिसोल नेवर एवर लेसन योर स्ट्रेस। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है गाइस, अगर आपने देखा हो तो इट फाइट्स विद द स्ट्रेस। Its breakthrough was thus been but soon as steroids are developed too much in our body,
व्हाट डज इट डू? इट द एंडोक्राइन कंट्रोल्स द फिजिकल इम्पैक्ट, इट कंट्रोल्स, है ना, ये कंट्रोल करता है, उसको कम या ज्यादा नहीं करता है। जो कॉर्टिसोल का काम है वह होता है उसको कंट्रोल करना, राइट? Chemical enhancement activate the adrenal glands above our kidney. The adrenal respond releasing the stress hormone which then powers up our body's इनबिल्ट फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। तो ये क्या करता है, यह जो है स्ट्रेस को एप्रीहेंड करता है, ना कि एप्रीहेंड इज भगाता है, फियर अप, पकड़ता है उसको, स्ट्रेस को, राइट? कि अब तुम्हें क्या करना है, यह उस समय आपको बताता है कि तुम्हें करना क्या है। ये स्ट्रेस को कम नहीं करता, ये उससे लड़ता है, वो कम नहीं करता है। सो द आंसर इज बी। Then we go to the next question, that which of the following can be described as main feature of chronic stress? Chronic stress जो लंबे समय से चला आ रहा है, उससे होता क्या है कि it hinders the affected person from finding a cooling off period to de-stress. यह उसको cooling off period नहीं मिल पाता। The purpose of the sentence, the normal functioning of stress in fact was allow us to survive and thrive, is to convey that कि जो इस पर्पस, इस सेंटेंस का पर्पस क्या था, कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रेस है वो क्या है, दैट व्हाट अलाउज अस टू सर्वाइव एंड थ्राइव, कि सर्वाइव और थ्राइव करने में हमें मदद करता है। तो क्या है, क्या कन्वे करना चाह रहे थे हमें, कि स्ट्रेस को हमने गलत समझ रखा है, या ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेस इज क्रिटिकल, यस ये सही है। स्ट्रेस इज नॉट सच अ बैड थिंग, ये भी सही है। स्ट्रेस इज मिसअंडरस्टूड, ये भी सही है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कि हमने सभी तरीके से ये कन्वे करना चाह रहे थे कि जो स्ट्रेस है वो क्रिटिकल होता है ना, कि सही और बुरा दोनों है। इट इज नॉट सच अ बैड थिंग, ये बुरा नहीं होता है, क्योंकि हमें प्रोडक्टिव भी करता है, हमें फोकस रखता है, हमें अलर्ट रखता है, राइट? तो अगर आप इस तरीके से पैसेजेस को पढ़ते हो, न्यूज़पेपर को भी अगर आपने देखा हो गाइस, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं तो उसके अंदर देखना आप एक्सप्लेनेशन करके एक पेज आता है, इसके अंदर वो जिस्ट भी देते हैं साइड में, है ना। वो जिस्ट क्यों होता है, जिसको पढ़कर मुझे पूरे पैसेज का आइडिया हो जाए, वह होता है जिस्ट, राइट? समरी का मतलब है आई एम नॉट गोना कवर ऑल दी minor things, but yes, major things I need to cover over there, which can gives you the outline of the passage, that is a summary. And ये हम बार बार करेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम विल कम अप विद न्यू पैसेज, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज हम देखने वाले हैं टोन्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था, दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके पेपर में पूछा जाता है, व्हाट इज द टोन। तो टोन ऑफ द पैसेज क्या होता है, टोन होती क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। टोन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। द टोन ऑफ अ पैसेज सम्स अप द ऑथर्स सेंटिमेंट, बताता है हमें ऑथर किस मूड में है ना। टोन हमें बताती है आपका मूड, इट इज एटीट्यूड और मूड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और द सिचुएशन, है ना। मतलब मान लो कि उनको कहना है द सेंटर आइडिया इज यूएस एंड ईरान वॉर। अब उसकी तरफ उसका क्या मूड है, इज ही अपलोडिंग द यूएस स्टेप, क्या वो यूएस के स्टेप को अपलोड कर रहे हैं, क्या वह पिटी दर्शा रहे हैं ईरान की तरफ, या फिर वह क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूएस और ईरान के वॉर को, या फिर वह स्केप्टिक है कि ये वॉर कहाँ ले जाएगा, डाउटफुल, है ना। तो सेंटर आइडिया कुछ भी होता है, बट उसके प्रति आपका टोन कैसा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल गाइस, आज आपके पेरेंट्स को आपको मोटिवेट करना है ना पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स आपको, सभी के पेरेंट्स कहते हैं पढ़े पढ़े पढ़े, बट वो किस तरीके से कह रहे हैं ना। कई बार वह आपको क्रिटिसाइज करके कहते हैं, कई बार वो आपको मोटिवेट करके कहते हैं कि पढ़ें, कई बार आपके पेरेंट्स आपको सरकास्टिकली कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, वरना तू ठेला लगाएगा, है ना। तो ये वरना तुम घरों में जा के काम करोगे, तो ये भी एक सरकास्टिक होता है ना। कई बार वो ह्यूमरस हो जाते हैं, कई बार वह आपकी तारीफ करके कहते हैं कि देख तू कितना अच्छा है, तूने बचपन से कभी परेशान नहीं करा, पढ़ लिया करना बच्चा, है ना, वरना जीवन में, तो आपको वह तारीफ करके बताता है। कई बार वो स्केप्टिक, तो मैसेज एक ही है, सेंटर आइडिया एक ही है, बट डिफरेंट तरीके होते हैं, सेंटिमेंट होते हैं, एटीट्यूड होता है, मूड होता है, कि बार गुस्से में कह देते हैं ना, तो वो भी एक टोन होती है। सो आई होप यू गॉट इट कि टोन होता क्या है। टोन होता है कि ऑथर ने जो सेंटर आइडिया है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया है। फाइन, ऑथर एक्सप्रेस हिमसेल्फ विद वर्ड्स, फाइन। अब टोन को पहचाना कैसे जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आपको सेंटर आइडिया आना चाहिए, तो बहुत जरूरी है ना। एग्जाम्पल दे रखा है, विद हार्ड वर्क, रेसिलियंस एंड अ पॉजिटिव आउटलुक, इट इज ओनली
a matter of time before success knocks on your door. So this is optimistic. Optimistic क्या होती है guys? आशावादी. अभी हम देखेंगे. अब टोन्स के साथ होता क्या है गाइस कि देखते हैं अपन कंटेक्स्ट. एब्सोल्युटली नेसेसरी टू इवैल्यूएट द टेक्स्ट एज अ होल टू डिटरमाइन टोन. आपको पूरा समझ में आना चाहिए तभी आपको टोन समझ में आएगी, है ना. कई बार क्या होता है कि पापा आपको सरकास्टिकली बोल रहे हैं और आपको समझ में ही नहीं आया, है ना. या फिर पापा ने मम्मा को कुछ कहा, मम्मा को समझ में नहीं आया. कई बार होता है ऐसा, है ना, कि आपने किसी के ऊपर व्यंग्य मारा और वो समझ नहीं पा रहा है. जैसे कि मान लो पापा ने आपको कहा कि अरे आज तो बेटा बहुत जल्दी उठ गए, है ना. तो व्यंग्य था, वो कहना चाह रहे हैं कि तुम लेट उठे हो, बट वो पापा ने, तो आपको कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए तभी आप उसकी टोन समझ सकते हो. विदाउट एनी कंटेक्स्ट आई कैन टेल यू इफ द डिश रेफर्स टू द फूड और द बर्तन जिसके अंदर आप खाना खा रहे हो. तो जब तक आपके पास कंटेक्स्ट नहीं है तब तक आप शब्द नहीं जान सकते और उसका टोन भी आपको नहीं पता पड़ता है. वोकैबुलरी एंड टोन. सी गाइस, कई बार होता है मान लो आपको टोन पता पड़ गया कि पापा जो है गुस्से में है. अब आपके ऑप्शंस हो गए रिटोरिक, पेडेंटिक, इंडिग्नेंट एंड व्हाट यू कॉल सैलेशियस, है ना. तो अब मान लो आपके पास ये चार ऑप्शन आ गए कि पापा गुस्सा है. अब आपके पास ऑप्शन है रिटोरिक हो गया, इंडिग्नेंट हो गया, पेडेंटिक हो गया एंड सैलेशियस हो गया. अब आपको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है. सो वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको टोन्स के जो ऑप्शन आते हैं वह भी आपको पता होना चाहिए कि क्या उनका मीनिंग होगा. तो इसलिए आपको जब हम टोन्स देखेंगे तो आपको मैं वोकैब के मतलब जो टोन्स के ऑप्शंस आते हैं उनका आपको उनकी भी डेफिनेशन दूंगा. बट हाँ, ये भी आप रिमेंबर याद रखें, merely knowing that a word has a meaning similar to another word may not be enough to distinguish between them when both are offered as the answer choice. कभी भी सिर्फ ये जान लेना कि इनका सिर्फ सिमिलर है दूसरे मीनिंग से तो उसका सिनोनिम नहीं हो जाता है, सेम सेम नहीं होते, है ना. ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कुछ वर्ड जो आपको सेम सेम लगते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है ना. जैसे कि अभी अपन देखेंगे कि एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सपोजिटरी, ये दो वर्ड्स हैं. अब ये दोनों ही टोन में आते हैं. हो सकता है आपको यह कंफ्यूजिंग या आपको फ्लमॉक्स कर दें, लेकिन इनके बीच में कुछ डिफरेंस है. मैंने आपको हमेशा कहा था गाइस वोकैबुलरी क्लास में भी कि कोई दो वर्ड है वो सेम नहीं होते. जैसे ब्लिस और हैप्पी, दे आर नॉट सेम, दे कैन बी सिनोनिम बट दे आर नॉट सेम. फाइन. आपकी ब्लिसफुल सोल हो सकती है, हैप्पी सोल नहीं होती है ना. Yes, happy birthday हो सकता है, blissful birthday नहीं हो सकता. So a word they can be synonyms but they cannot be same. Fine. So we have to be very particular with the vocabulary and you have to be very good at your vocabulary if you really want to be good at your tones. Fine. चलते हैं अपन आगे, देखते हैं अब tones के types. And जो पहला है दैट इज नरेटिव. नरेटिव अब होता क्या है, नरेटिव जो टोन होती है गाइस वो क्या होता है जिसके अंदर कैरेक्टर हिमसेल्फ है या फिर उसने कुछ विटनेस करा है और फिर वो आपको सुना रहा है. हेलो, नरेटिव क्या होता है, नरेट करना मतलब बताना. तो अब नरेटिव टोन होगी. अब ये आपको कैसे पता पड़ेगा, जब भी मान लो अगर कोई पैसेज है जिसके अंदर कैरेक्टर या तो खुद है या फिर वह कुछ विटनेस करके बता रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, every Saturday I go for trekking with my alter egos. Alter egos are friends. It all started when I joined a group called Fun Track. Being one of the founding members of this group, the cumbersome of setting the example. Cumbersome आपको पता ही है, the बोझ जो होता है, responsibility होती है, for others was on my shoulder and I was very afraid of whether I would be able to do so or not as I am a nocturnal. Nocturnal कौन होता है guys, जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं. So it is very difficult to maintain consistency, but the sense of achievement always motivated me. Now I can proudly announce that I am a regular tracker. Fine. So herald का मतलब भी क्या होता है guys, announce. It's a very good word. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर किसी व्यक्ति ने अपना खुद का कोई पर्सनल इंसिडेंट बताया है, अपने कुछ ट्रैकिंग के अनुभव बताए हैं. फाइन. तो नरेटिव क्या होता है, नरेटिव होता है जिसके अंदर कोई ऑथर या तो खुद है या किसी को कुछ ने विटनेस करके वो आपको बता रहा है कहानी, है ना. जैसे आपने देखा मूवीज के अंदर नरेट करते हैं, पीछे से अमिताभ बच्चन की बार आवाज आती है, कोई और होता है जो कि वो बता रहा होता है ये गांव था, इसके अंदर एक जागीरदार था, वो बहुत जुल्म करता था, एक दिन जुल्म से परेशान होके गांव में. सो दिस इज ऑल्सो नरेटिव. फाइन. नेक्स्ट इज descriptive. Do not get confused between narrative and descriptive. See, इनके नाम में छुपा हुआ है
डिस्क्रिप्टिव मतलब जो डिस्क्राइब कर दे। अब डिस्क्राइब इस तरीके से करे कि जो कैरेक्टर या प्लेस या इवेंट इन डिटेल की जो ऑथर है वह चाहता है कि तुम भी उसको क्या कर सको, तुम भी उसको देख सको, सुन सको, स्मेल कर सको। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मैं आज मिठाई की दुकान के सामने से आ रहा था, तो मेरे को गरम गरम जो समोसे हैं वह मुझे दिखे तलते हुए, और मुझे उनकी जो स्मेल थी तेल की वह मेरे ऑल फैक्ट्री क्या होती है, रिलेटेड टू योर स्मेल, है ना, वो मेरे ऑल फैक्ट्रीज में गई, फिर मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना। तो अगर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं और आप भी अगर वो इमेजिन कर पा रहे हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। फाइन, दैट इज डिस्क्रिप्टिव व्हेन यू कैन। अब मान लो मैं आपको कहूं कि इस रूम को आप डिस्क्राइब करें, है ना, तो डिस्क्राइब जैसे करूंगा कि ये पूरा रूम जो है यह ग्रीन कारपेट से कवर्ड है फॉर द एको, एंड देन वी हैव द डिजिटल पैनल, वी हैव वन एसी हियर, वी हैव वन कैमरा हियर, वी हैव अ वॉच हियर, वी हैव लाइट्स, right, we have a mic here, so we can visualize the things. Fine, so descriptive का मतलब ही है जिसको पढ़कर आप उसके अंदर बिल्कुल आपके सामने पिक्चर क्रिएट हो जाए। बट पैसेज का वो मेन सेंटर आइडिया भी होना चाहिए ना। जैसे कि एक पैसेज था जिसके अंदर एक व्यक्ति है, वह किसी पैलेस के अंदर जाता है और वो कहता भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मैं नया पार्लियामेंट देखने गया अपने परिवार के साथ, अब मैं भी हूं उसके अंदर, मेरा परिवार भी है, हम वहां गए, है ना, जो देयर वाज एक बहुत ही व्हाट वी कॉल जाइजेंटिक गेट था फ्रॉम विच वी एंटर, ओवर देयर वाज अ फाउंटेन from which there was lightning as well, and in the evening it was very colorful. As I entered, I could see that the aisle was quite big, and there was a huge gallery in which you can see the murals of Bhagavad Gita and Swami Vivekanand. Then I entered the Rajya Sabha and I saw that it was on the theme of lotus, and everything was pink over there. And then I entered the Lok Sabha. It was blue in color, and it was on the theme of peacock, and everything was in magenta color, and then or a blue turquoise color, not magenta, it was turquoise. So as I entered, I saw that everything has become digital now. It was, अब यहाँ पर मैं और मेरा परिवार था, but मेरा मोटिव क्या था गाइस, यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर। फाइन, तो आपको देखना होगा कि व्हाट इज द मेन आइडिया और द पर्पस ऑफ द ऑथर बिहाइंड दैट पैसेज। फाइन, अब आपको वो पैसेज उसने किस तरीके से कन्वे करा है, जो मेन आइडिया है वो उसने किस तरीके से कन्वे करा है, वह आपको टोन कहलाती है। फाइन, अगर मैं यही इसको कहता कि मैं अपने परिवार के साथ नया देखने गया पार्लियामेंट कैसा बना है, तो जब मैं वहाँ गया तो मैं अपनी बच्ची के साथ भी गया, अपनी बीवी के साथ गया, हमने कैंटीन में जाके बहुत अच्छा खाना खाया, तभी मुझे वहाँ पर मेरा एक मित्र मिल गया, फिर उसकी बेटी भी उसके साथ थी, हम गए गार्डन में, है ना, तो मेरी बेटी और उसकी बेटी खूब खेले गार्डन के अंदर, है ना, मैं और मेरे फ्रेंड हमने वहाँ पर एक स्ट्रॉल लिया, एक वॉक ली, एंड माई वाइफ एंड हिज वाइफ, दे वर सिटिंग इन द पार्क, दे वर चिट चैटिंग, दे वर, तो नाउ दिस इज नरेटिव। फाइन, अब मैं अगर उसको डिस्क्राइब कर देता तो वो क्या बन जाता, डिस्क्रिप्टिव। फाइन, कि मेरा मेन पर्पस क्या था, लिखकर आप तक क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा था, और वो मैंने कैसे करा, दैट इज द टोन। फाइन गाइस, चलते हैं अपन नेक्स्ट पर। द नेक्स्ट इज एक्सपोजिटरी। अब एक्सपोजिटरी का मतलब ही क्या हुआ, एक्सपोजिटरी का मतलब हुआ व्हेन आई एम एक्सपोजिंग समथिंग, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्लियामेंट का कहूं कि मैं आपको बताता हूं ये जो पार्लियामेंट है इसको बनाने के लिए गाइस इसके अंदर कम से कम आपके 50,000 मजदूर लगे थे, एंड आपको एक फैक्ट बताता हूं गाइस कि इट इज जस्ट एडजेसेंट टू दैट ओल्ड पार्लियामेंट, एंड द रिवीलिंग फैक्ट इज कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसने अपना पैसा एक भी नहीं लगाया, ये पूरा जो है जनता की तरफ से पैसा आया था वह उन्होंने लगाया था। तो आई एम एक्सपोजिंग, see, the focus is to educate the reader with some new or astonishing facts. जैसे कि मैं आपको कहूं कि आप अगर सवेरे की बजाय रात को दूध पीते हो तो दैट इज बेटर एंड इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, नॉट इन द मॉर्निंग। या फिर मैं आपको कहूं कि अगर आप बिस्तर को अपने बंडल करके नहीं रखते, दैट इज मोर हाइजीन देन बंडल्ड बेड, है ना। कि अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपने बिस्तर समेट दिए तो वह गंदा होता है, रेदर देन अगर बिखरा हुआ बिस्तर है तो वो ज्यादा साफ होता है, यह साइंस कहती है ना। तो यह अब एस्टॉनिशिंग फैक्ट था, सो माय टोन वाज expository in that I am exposing the fact that you should not bundle up your bed. If you bundle up, so the bacteria which you have left in the morning, they are still there. If you leave it like that, so the bacteria just go and they just
scatter in the air. Fine. So that is known as expository. I hope it is very much clear. The author wants this support the main idea, है ना, जिससे वो main idea तक पहुंचना चाहता है. Fine. चलते हैं अपन नेक्स्ट पर. The next and the last of the day, है ना, अभी खत्म नहीं हो, बहुत सारी टोन्स होती है गाइस, कम से कम 25-30 टोन्स है. अभी अपन आज 4 ही कर रहे हैं. हम ऐसे ही छोटे छोटे जो सेम सी लगती है ना, ये सेम सी होती है. अब एक होता है एक्सप्लेनेटरी, कि व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी. एक्सप्लेनेटरी क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी में होता है व्हेन द ऑथर हैज प्रपोज्ड एनी क्वेश्चन. क्योंकि एक्सप्लेन कब करते हो आप? व्हेन डू एक्सप्लेन? एक्सप्लेन तब करते हो जब या तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जैसे पापा ने आपसे पूछ लिया तू लेट कैसे आया आज, तो अब आप एक्सप्लेनेशन दोगे, पापा मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि ऐसा ऐसा ऐसा. दैट इज, अब आपकी टोन जो है वो एक्सप्लेनेटरी है जब आप पापा को जवाब दे रहे हो ना. या फिर कई बार होता है जब यू आर प्रपोजिंग एन ऑफर और आइडिया एंड देन यू वांट टू सपोर्ट दैट. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पापा को कहना चाह रहे हो, पापा लेट्स गो फॉर एसयूवी रेदर देन सिडान. में लंबी गाड़ी की बजाय अपन एसयूवी की तरफ जाते हैं. पापा को आप समझाने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करोगे, बोले देखो पापा अब अपने परिवार जो है बढ़ गया है ना, तो इसलिए एसयूवी बेहतर है, हम कहीं बाहर जाएं तो हमें 2 गाड़ियां नहीं करनी पड़े, हम एक ही में आ सकते हैं. और जैसा कि आपको पता है भारत की सड़कें भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ना, तो अगर हमें कहीं खड्डे, सिटी के अंदर खड्डे वड्डे हो तो एसयूवी जो है वो झेल पाती है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होता है. तो नाउ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस, है ना. तो जब आप क्या है, प्रपोज एनी क्वेश्चन और एनी आइडिया या फिर कोई आर्ग्यूमेंट एंड देन एक्सप्लेनिंग इन द पैसेज, दैट इज एक्सप्लेनेटरी. सी गाइस, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस दिखेंगे जहां पर आपको मिलेगा ये पॉजिटिव टोन है, नेगेटिव टोन है. अरे पॉजिटिव नेगेटिव से क्या करना है मुझे? वहां पर कई ऐसी टोन होती है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव करके क्या करूंगा? वहां पे ऑप्शन नहीं आता कि पॉजिटिव टोन है कि नेगेटिव टोन है, वहां पे वोकैब आएगी, राइट. अब मेरे को पता ही नहीं इंडिग्नेंट है, तो वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना खेलेंगे वहां पर. सो डू नॉट fall in this trap, because मैंने कहा ना try to make your studies simpler rather than making it complicated. कि पहले मैं पॉजिटिव नेगेटिव करूं, फिर मैं उसमें से उनके वर्ड याद करूं. इससे जब मुझे वर्ड मीनिंग्स पता हो ना, मैं वहां पे अपने आप देख लूंगा कि कौन सी है कौन सी नहीं है. फाइन. सो ऑलवेज गो फॉर द वर्ड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड rather than पॉजिटिव नेगेटिव ट्रिक्स लगाने की बजाय. इट इज बेटर दैट यू शुड नो द मीनिंग. I hope that is very clear. Narrative when the author is character himself or witnessed, खुद ने देखा और नरेट कर रहा हो. दूसरा डिस्क्रिप्टिव, जिसको पढ़कर मेरे, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी आपको मैंने पार्लियामेंट का कहा था, वैसे आप किसी भी चीज का डिस्क्राइब कर सकते हो. आप किसी महल को, आप किसी पैलेस को, किसी आप रूम को, है ना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव. एक्सपोजिटरी होता है मैं बताऊं कि इस रूम के नीचे आपको पता है कि 4 मजदूर दबे हुए हैं, दैट इज एक्सपोजिटरी, है ना. तो ये आपको नहीं पता था. एक्सप्लेन क्या हो जाता है कि यह तुम्हें पता है कि इस कमरे को बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, मैंने दिन रात, है ना. तो अब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी. सो दैट इज एक्सप्लेनेटरी. फाइन. आई एम गिविंग यू 4 स्मॉल पैरास. यू हैव टू जज देम एंड यू हैव टू आंसर देम कि विच वन ऑफ दीज, इनमें से वह कौन सा है, नरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है या एक्सपोजिटरी है. इनको पढ़ लें आप आराम से, अपनी स्क्रीन को रोक कर आप पढ़ लेना. मैं पीछे हट जाता हूं जिससे कि मैं नहीं आऊं. अब आप अपनी स्क्रीन को रोक के आप इसको पढ़ सकते हैं और मुझे आप आंसर दे सकते हैं. फर्स्ट, सेकंड, देन आई हैव थर्ड, फोर्थ, है ना. तो ये 4 आपको मैंने टोन्स कराई है, इन चारों की ही आपको एग्जांपल दिया. आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा किसकी टोन है. फाइन गाइस, आई होप दैट इज नॉट डिफिकल्ट. एंड अगर हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे टोन के जो मार्क्स है, सी गाइस, क्लैट के अंदर या कैट के अंदर टोन इज अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन. ये एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है, आईपी मैट के अंदर भी हमेशा आते ही आते हैं. तो यह जो मुझे पता है कि यार ये आएगा ही, तो मेरे को ये गलत नहीं होने चाहिए. फाइन गाइस, so with that let's exchange goodbyes and see you in the next video with the tone part second. कि हम देखेंगे कि टोन्स का सेकंड पार्ट क्या होगा और फिर हम पैरा समरी भी कंटिन्यू करते चलेंगे. फाइन गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.